Hi, prove yourself to yourself, not others. Today is 26th of November 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं 1944 में आया था सीआर फॉर्मूला, राजा जी फॉर्मूला। श्री दयानंद सरस्वती जी हैं जिन्होंने ऑथर किया था बुक सत्यर्थ प्रकाश। फिरोज शाह तुगलक वो दिल्ली के सुल्तान थे जिन्होंने एस्टैब्लिश किया था दीवान ए कैरत फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल। डचेस फाउंड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया इन मसूलीपट्टनम। और हुमायूं वो मुगल एम्परर थे जिन्होंने बिल्ड किया था दीन पनाह सिटी एट दिल्ली एज ए सेकेंड कैपिटल। आज के सवाल है इंडियाज टोटल एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर इज व्हाट। इंडिया की जो ज्योग्राफी है तो टोटल एरिया इंडिया का क्या है स्क्वायर किलोमीटर में। What is the national motto of India? National motto. Which monument was built to commemorate the visit of King George V and Queen Mary to Bombay? What was the code name of the first nuclear tests conducted by India on 18th of May 1974 in Pokhran, Rajasthan? इसका एक नाम भी रखा था, कोड नेम था, वो क्या था? Which is India's first artificial satellite? So these are 5 questions for today. आज की वोकैबुलरी है रिप्राइजल, मतलब एन एक्ट ऑफ रिटेलिएशन, प्रतिहिंसा। रिटेलिएशन है, काउंटर बैक है, रिवेंज है। स्कटल्ड का मतलब होता है भागना, और भागना इन क्विक स्टेप्स। रन हरिडली विद शॉर्ट क्विक स्टेप्स। देन मॉलिफाई, मॉलिफाई का मतलब होता है शांत करना। जैसे कोई काफ़ी नाराज़ है तो उसको आप मॉलिफाई कर रहे हो। अपीज द एंगर और एंजाइटी ऑफ समवन। इंट्रिकेट, इंट्रिकेटेड टॉपिक है, इंडिया और चाइना का बॉर्डर टेंशन। सो दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड और डिटेल्ड। कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, कॉन्वोल्यूटेड है। सेरेंडिपिटी का मतलब होता है दैट इज काइंड ऑफ लक, द अकरेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ इवेंट्स बाय चांस, बाय चांस, और वो भी हैप्पी और बेनिफिशियल वे में। दैट इज गुड फॉर्चून, चांस। So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. Language proficiency बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So आज के टॉपिक्स हैं गवर्नमेंट टू रीविजिट इनकम क्राइटेरिया फॉर EWS कोटा, विल हैव अ टॉक। ब्रिंग इन 3 रेट GST स्ट्रक्चर, GST स्ट्रक्चर। जेवर पे लॉजिस्टिक्स गेटवे बन रहा है नॉर्थ का, दैट इज दिस एयरपोर्ट। देन 10,000 करोड़ अलोकेट हुए हैं MG नरेगा में। इफ़ यू डोंट अग्री विद द ऑथर डोंट रीड द बुक। गवर्नमेंट बैन्स कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन दिल्ली। पिंक लाइन ड्राइवरलेस हो रही है। और आज हम याद करेंगे फादर ऑफ इंडियन IT श्री फकीर चंद कोहली जी को, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। दिस इज वॉन्डरिंग कैटल टू कॉस्ट देयर ऑनर्स डियर। मेजरिंग प्रोग्रेस NFHS 5 जो फेज 2 है उसके डेटा। Then setting the tone at Glasgow, the job ahead in Delhi. Scorpion class submarine INS Vela joins Navy, Project 75. NFHS का जो डेटा है उससे रिलेटेड बातें हैं। CBI ऑफिशियल इलेक्ट हुए हैं इंटरपोल पैनल पे। मिनिस्ट्री ने इशू किया है नए कोविड-19 वेरिएंट का। ITC का ट्रायल्स नेसल सर्वे, नेसल स्प्रे टू वार्ड ऑफ कोविड-19। दिस इज अ न्यू दिस मेडिसिन। देन दिस इज चाइना नॉन कॉमिटल है ऑन US ऑयल रिलीज प्लान। ओपेक भी कोई डिसीजन लेता नहीं दिख रहा है। आज 100th बर्थ एनिवर्सरी है डॉक्टर कुरियन मिल्क। देन ओइंग टू क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स आज है कॉन्स्टिट्यूशन डे नवंबर 26, बिकॉज प्रियम्बल में हमने इसी दिन अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो वी विल प्रिपेयर वन नोट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड प्रियम्बल in particular. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is The Hindu for time being. See, first जो न्यूज़ है वो है गवर्नमेंट टू रीविजिट इनकम क्राइटेरिया फॉर EWS कोटा। What is EWS? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। हमारे यहाँ जो बात चलती है इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है कि वी एम्फेसाइज ऑन इक्विटी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटी, चांसेस होना चाहिए। तो जस्टिस है, इक्वालिटी है, इक्विटी है। पहले हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी थी,
इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए अगर हम डायरेक्ट इक्वालिटी करेंगे तो डायरेक्ट इक्वालिटी से टेंजिबल रिजल्ट्स नहीं आएंगे। सो वी नीड टू हैव दिस इक्विटी। बट इक्विटी भी फाइनल नहीं होता है। फाइनल जो होता है सोसाइटी का गोल वो होता है जस्टिस का मतलब जो बॉटल नेक्स हैं, जो सिस्टमेटिक रॉन्ग डूइंग्स हैं, उसको रूट कॉज को एलिमिनेट करना। अब जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है इनको हेल्प का रिक्वायरमेंट होता है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड करती है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हम आइडेंटिफाई कैसे करें और इसका क्राइटेरिया क्या हो। क्राइटेरिया के क्या केवल कास्ट बेस्ड होना चाहिए, क्राइटेरिया क्या इकोनॉमिक बेस्ड भी होना चाहिए कि जैसे कोई बहुत गरीब है, वेरी पुअर, वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, तो इनको भी तो हेल्प का ज़रूरत है ना। तो कास्ट अलोन कैन नॉट बी अ क्राइटेरिया, देयर हैज़ टू बी सर्टेन इकोनॉमिक क्राइटेरिया एज वेल। तो इसीलिए गवर्नमेंट लेके आई थी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का क्राइटेरिया। तो कोटा मिलता है ईडब्ल्यूएस सिस्टम में। अब बात फिर से यही आ जाती है जैसे अभी अपने ने हरियाणा का भी एग्जाम्पल दिखा था कि वहाँ पे क्रीमी लेयर की बात थी कि अगर विद इन कास्ट भी अगर एक सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी विद इन सेक्शन एक सब सेक्शन है जो इकोनॉमिकली बड़ा वेल ऑफ है, तो क्या उस केस में उस सब सेक्शन को रिजर्वेशन प्रोवाइड करना चाहिए या नहीं, इस बात पे सवाल उठते हैं। तो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया और इसी बात पे कोर्ट ने फिर ये कहा कि इकोनॉमिकली हम मानते हैं इकोनॉमिक एक क्राइटेरिया हो सकता है, उसके बेसिस पे आप बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। बट ये नंबर कहाँ से आया, जो नंबर है 8 लाख एनुअली इनकम का। सो ईडब्ल्यूएस जो कोटा था इसमें जिन लोगों का अर्निंग लेस देन 8 लाख एनुअली है तो उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करने की बात थी। तो इसी पे फिर से ये कोर्ट ने बोला है कि ये जो नंबर है ना 8 लाख करोड़ या जो भी क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया को वेल डिफाइंड करना ज़रूरी है। बिकॉज प्रॉब्लम दो ही आती है। पहली प्रॉब्लम आती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी की मदद करना है, हेल्प पहुंचाना है, बट किसको पहुंचाना है, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन कैसे करें। सेकंड, जिसका आइडेंटिफिकेशन कर लिया कि जिसको हेल्प की ज़रूरत है उस तक हेल्प को कैसे पहुंचाई जाए, तो डिलीवरी ऑफ दिस बेनिफिट। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी एंड डिलीवरी ऑफ बेनिफिट्स टू दैट बेनिफिशियरी, ये दो सबसे बड़े प्रॉब्लम है, चैलेंजेस हैं जब हम बात करते हैं रिजर्वेशन सिस्टम की। तो यहाँ बात है क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन क्या होगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये जो फिगर है इस पे रिविजिट करने की बात है, 8 लाख रुपए का इनकम कंसिडर करना है। रिविजिट करेंगे क्राइटेरिया को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का, क्योंकि कुछ ही टाइम पहले 2019 में 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और इसमें आर्टिकल 15 में फिर ये प्रोविजंस दिए थे कि हम ईडब्ल्यूएस रिलेटेड भी बेनिफिट्स प्रोवाइड कर पाएंगे। बिकॉज हमारे यहाँ क्या चलता है, राइट टू इक्वालिटी है, बट जॉब्स एम्प्लॉयमेंट्स वगैरह में अगर हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड करने हैं तो फिर हम कुछ उसमें चेंजेस ला सकते हैं, रिक्वेस्टेड चेंजेस, सो दैट जो बेनिफिट्स हैं वो प्रोवाइड किए जा सके। तो कोर्ट ने फिर से यही कहा है यहाँ पे कि इसको रिविजिट करो और ईडब्ल्यूएस जो कोटा है, ईडब्ल्यूएस का जो क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया डेफिनेशन यहाँ पे क्लैरिफाई करो। सो लेट अस सी यहाँ पे आगे क्या डेवलपमेंट होता है, इसका रिव्यू होगा। जो सेकंड न्यूज़ है वो है जीएसटी के स्ट्रक्चर पे। अब सी जीएसटी जब से आया है हमने इसे मल्टीपल टाइम्स पढ़ा है और जीएसटी पढ़ना भी ज़रूरी है बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टैक्सेशन सिस्टम। गुड एंड सिंपल टैक्स बोला गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को, बट इतने साल में जीएसटी में प्रॉब्लम क्या आया कि दिस टैक्स इज़ गुड बट जो इम्प्लीमेंटेशन है, चैलेंज कहाँ पे आता है, इम्प्लीमेंटेशन पे आता है। कभी बात आया कि जीएसटी इवेजन हो रहा है, कभी बात आया कि जीएसटी की जो टैक्स की रेट्स हैं, स्लैब्स हैं, उसमें कंसेंसस नहीं बन रहा है, स्लैब्स में किस प्रोडक्ट को किस स्लैब में रखा जाए। स्लैब मतलब जैसे जीएसटी की स्लैब्स होती है 5%, 12%, 18, 28, और एक कुछ हैं जो 0% पे। तो किस प्रोडक्ट को, सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को किस स्लैब में रखा जाए, इस बात पे कंसेंसस नहीं बन पाता है। दूसरी बात ये होती है कि जीएसटी ने बहुत सारे टैक्सेस को सब्ज्यूम कर दिया, तो स्टेट्स को जिनको जीएसटी लगने के कारण लॉस हो रहा है उनको कंपनसेट कैसे किया जाए। फिर कोविड-19 आया तो फोर्स मेजर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगा दिया था। तो ये चैलेंजेस चलते आए हैं जीएसटी में। अभी जो नई बात चल रही है
वो बात चल रही है NIPFP का। व्हाट इज NIPFP? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। तो उसने एक स्टडी किया, स्टडी करने के बाद ये बोला हमारे ये जो 5 स्लैब हैं 0, 5, 12, 18, 28, इसको 3 रेट फ्रेमवर्क में डाल दो, या तो 8%, 15% या 30%, ऐसे करके 3 ही स्लैब रखें। तो इससे हमें ओवरऑल सिंप्लीफिकेशन भी होगा, ज़्यादा रेवेन्यू लॉस भी नहीं होगा, ओवरऑल गुड होगा। ये इसकी रिकमेंडेशन है। बट अब ये रिकमेंडेशन फॉलो कैसे होता है, अब लेट अस सी। तो ये ऐसे करके 3 स्लैब्स बस बनाने की बात है यहाँ पे, ये अभी दिस यहाँ पे प्रेजेंट किया है। अब हम ना GST को एक बार फिर से रिविजिट करते हैं, बिकॉज GST हमने पिछले कुछ महीने से देखा कि 1.2 1.3 लाख करोड़ का दिस कलेक्शन होने लग गया है, तो विच इज़ गुड। GST डिलीवर करना चालू कर दिया है। तो लेट अस प्रिपेयर अ नोट ऑन GST। बिफोर दैट हम बेसिक्स एक बार फिर से देख लेते हैं। 101 CAA है, 1 जुलाई 2017 को आया था। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, कंजम्पशन टैक्स है। इसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है, मतलब बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को, ऑक्ट्रॉय वॉक्ट्रॉय ऐसे करके बहुत सारे टैक्सेस को इसने सब्ज्यूम कर लिया है। ये मल्टी स्टेज है, स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे लगता है। ये डेस्टिनेशन बेस्ड है, पॉइंट ऑफ कंजम्पशन पे लगता है। ये इसकी 5 स्लैब है, 0, 5, 12, 18, 28। पेट्रोलियम, अल्कोहल, इलेक्ट्रिसिटी में कवर नहीं है, GST में नहीं आते हैं। इसकी भी कुछ टाइम से डिमांड हो रही है कि पेट्रोलियम को GST के अंदर लाया जाए। GST काउंसिल होती है आर्टिकल 279A में, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं यूनियन और स्टेट्स के। सो आज का जो सवाल है वो है प्रिपेयर अ नोट ऑन द GST रिजीम। GST के बारे में आप और रिसर्च करो, इसके बारे में एक बड़े अच्छा सा कंसाइज नोट बनाओ। प्रिपेयर अ नोट ऑन द GST रिजीम। 2017 से रिक्वायरमेंट क्यों हुई, चैलेंजेस क्या थे इनडायरेक्ट के टैक्सेस में, बहुत सारे प्लेथोरा ऑफ टैक्सेस थे तो प्रॉब्लम क्या आ रही थी, टैक्स कलेक्शन, वैसे भी हमारी रेपुटेशन अच्छी नहीं है इंडिया की, तो इन सब के लिए आया GST रिजीम। ये इतना सिग्निफिकेंट था, GST रिजीम की आधी रात को पार्लियामेंट लगी थी GST को लाने के लिए। तो दिस टेल्स कि GST इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। बट फिर इसके बाद आए चैलेंजेस कि टैक्स फिर भी लैप्स हो रहा है, या फिर कई बार पोर्टल काम नहीं कर रहा है, कंसेंसस नहीं बन रहा है, स्टेट्स के बीच में डिसएग्रीमेंट्स हो रहा है, ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आए। तो अब आज की डेट में कोविड-19 भी आप इंक्लूड करना और एक वे फॉरवर्ड बताओ GST को और कैसे रिजॉल्व हम आगे करें। तो दिस इज फ्रॉम GS3 इकोनॉमिक्स से रिलेटेड यहाँ पे बातें करनी है। हमेशा प्रश्न ये भी देखना चाहिए कि वो किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का है, लाइक GS1 का है, 2 का है, 3 का है, तो ये GS3 का होगा, बिकॉज यहाँ पे इकोनॉमी है। तो हमें यहाँ जो लिखना है ना, इंग्लिश कम लिखना है, इकोनॉमी ज़्यादा लिखना है। बाकी आप आंसर्स बहुत अच्छे लिख रहे हो, थोड़ा सा और टाइम दो, इसको मैं सेपरेट कर दूंगा। वेबसाइट भी अभी मैं प्रीमियम इसमें कन्वर्ट करता हूँ और हम इसको सेपरेट वीडियो कर देंगे। ऑलराइट, जैसे कल के आंसर्स देखते हैं। यहाँ 2 शब्द थे, एक तो था एम्पावरिंग, दूसरा था पॉपुलेशन ग्रोथ। एम्पावरिंग विमेन और पॉपुलेशन ग्रोथ, और इन दोनों के बीच में हमें की एस्टैब्लिश करना था, ये क्वेश्चन का डिमांड था। अब सी, एकता ने बड़ा अच्छा आंसर लिखा। UN रिपोर्ट के हिसाब से पॉपुलेशन को बताया सस्टेनेबल क्या होता है। अब जैसे ये टैबुलेशन है ना, ये भी बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। क्विकली अगर आप ऐसे टेबल बनाने लग जाओगे तो प्रेजेंटेशन और डेटा ना तुरंत नजर आएगा, जैसे यहाँ पे आपने फैक्ट्स बता दिए, वेरी गुड। फिर आपने सब हेडिंग्स में बताया विमेन एजुकेशनल एम्पावरमेंट। अब ये बड़ा अच्छा कोट है, इफ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, but if you educate a woman you educate an entire family, so that is why women empowerment जरूरी है। तो एजुकेशन का मायना लिखा एम्पावरमेंट में, स्कीम्स बताई, विमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, तो एजुकेशन हुआ, इकोनॉमिक हुआ, पॉलिटिकल हुआ। पॉलिटिकल में ये करेक्टली बताया जो अभी की टोन चल रहा है कि पार्लियामेंट में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। फिर कंक्लूजन की बात किया और ऐसे वे फॉरवर्ड बताया। NFHS का डेटा भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे हम इसको और बेटर कर सकते थे कि हम बताते कि कैसे है टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। एम्पावरमेंट तो हमने बड़े अच्छे से डिटेल में बता दिया, थोड़ा और एक्सप्लेन हम कर सकते थे कि हाउ इट इज अ की टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। बाकी ये NFHS का डेटा, दिस इज रियली गुड। अभी वाले हर सवाल में पॉपुलेशन में NFHS डेटा आना चाहिए। देन शुभम का अप्रोच देखिए,
इन्होंने बताया क्रिमिनलाइजेशन का। क्रिमिनलाइजेशन का पहले ही मीनिंग बता दिया, व्हाट डज इट मीन बाय क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। फिर इश्यूज बताया, दिस इज इंपॉर्टेंट, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इसको आगे आर्टिकल में भी पढ़ते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर रीजंस ऑफ क्रिमिनलाइजेशन 1 2 3 4 5, वेरी गुड। डेमोक्रेसी का कंसर्न क्या है, डेमोक्रेसी पे क्या इम्पैक्ट आता है, और वे फॉरवर्ड क्या होता है। ये कुछ कमिटीज भी हैं। वोटर एजुकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें काम आएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और एक जनरल कंसेंसस बनाए कि जो सिटीजन है वो बड़े अलर्ट हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल, वेरी गुड आंसर। हम यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में बता सकते थे कि क्रिमिनलाइजेशन कैसे डेमोक्रेसी को एज अ टर्माइट खोखला कर रहा है। ओके, और रीसेंट भी अभी क्या जजमेंट्स हुए उनको भी, रीसेंट करंट अफेयर्स थोड़ा और डिटेल में हम बता सकते थे। आलिया का आंसर है एम्पावरिंग विमेन। तो सी, अब देखिए ये ग्राफिक अब अच्छा सिंप्लीफाइड नजर आ रहा है। चैलेंजेस क्या है, पैट्रियार्कल, दिस दिस दिस। अब जो प्रॉपर्टी है ना उसमें अब डॉटर का भी इक्वल से रहेगा सन के जैसा, दिस शेयर इन प्रॉपर्टी में अब अलाउड है। अब ये है इक्वल से होता है प्रॉपर्टी में। इम्प्रूविंग हेल्थ, एम्पावरिंग वुमेन, पॉपुलेशन ग्रोथ कम्स। अब सीधा हम क्वेश्चन की डिमांड पे आए, पॉपुलेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो यहाँ पे भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, स्कीम्स हैं, ये अच्छा है। महिला ई हार्ट, शक्ति केंद्र, हॉस्टल, सुकन्या समृद्धि, एम्पावरमेंट, एजुकेशन, सेल्फ सफिशिएंसी, पॉलिटिकल एंड वे फॉरवर्ड। वेरी गुड आंसर। ये इंपॉर्टेंट था कि हम लोकसभा और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करें। वेरी गुड, क्योंकि लेजिस्लेचर में ना विमेन रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो एम्पावरमेंट तभी होगा कि जब कानून बनाने में भी वहां पे उनको इन्वॉल्व किया जाए। देन अदिति का आंसर है एम्पावरिंग विमेन का सबसे पहले मीनिंग बताया, गुड स्ट्रैटेजी। विमेन एम्पावरमेंट क्या होता है, विमेन एम्पावरमेंट के डिफरेंट मायने क्या हैं, चैलेंजेस क्या है, वेरी गुड आंसर। पॉपुलेशन ग्रोथ पे आए, पॉपुलेशन ग्रोथ में ये डेटा आया, विमेन एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, सी स्ट्रक्चरिंग ऑफ आंसर, रियली गुड। फिर करंट इनिशिएटिव, करंट अफेयर्स की लेयर, अब ये आई वाज लुकिंग फॉर, जैसे सैनिक स्कूल में एडमिशन हुआ, दिस इज एम्पावरमेंट। जो परमानेंट कमीशन है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, दिस इज एम्पावरमेंट। तो हमें बराबर का रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, स्पेशल बूथ है। कंक्लूजन, एक्सीलेंट। अब धर्मपाल का जो अप्रोच होता है ना, ये बड़ा टू द पॉइंट होता है। सी, पहले ही बता दिया कि एम्पावरमेंट से क्या हम समझते हैं। सी, एम्पावरमेंट रिफर्स टू मेजर्स इंक्रीज द डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, सेल्फ डिटर्मिनेशन, लाइक दैट, गुड। फिर एक चार्ट के थ्रू भी बता दिया इतने सारे मायने हो सकते हैं एम्पावरमेंट के, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल, प्रोफेशनल, टेक्नोलॉजी, गुड। प्रॉब्लम्स अब आई पॉपुलेशन ग्रोथ की, और इसमें अब हम कैसे लिंक करें एम्पावरमेंट और पॉपुलेशन ग्रोथ का, टू द पॉइंट, वेरी गुड। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, सोशल, कॉन्स्टिट्यूशनल, टेक्नोलॉजिकल, एजुकेशनल, जो सब हेडिंग्स हैं उसको यहाँ पे इसने लिंक किया, वेरी गुड। और ये कोट है जो कंक्लूड जिस लाइन से किया, वेरी गुड आंसर। शाइमा ने भी बड़ा अच्छा आंसर लिखा है क्रिमिनलाइजेशन पे, राइटिंग इज रियली गुड। पीपल्स पार्टिसिपेशन इज पेनेशिया इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, बट जो पीपल है ना वो भी वेल अवेयर होने चाहिए, उनको राइट्स पता होना चाहिए, डिसीजन उनके करेक्ट होने चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, पीपल्स पार्टिसिपेशन। तो क्रिमिनलाइजेशन एक प्रॉब्लम है। एडीआर का डेटा लिखा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 लिखा, क्रिमिनलाइजेशन को एक्सप्लेन किया, चैलेंजेस इन्होंने यहाँ पे बताए, और फिर पावर से रिलेटेड लोकपाल, लोकायुक्त क्यों ना लेके आए, क्रिमिनल्स को हम दूर करें, आरपीए में अगर अमेंडमेंट करने हैं तो वो करें, और फिर एक वे फॉरवर्ड है, वी नीड टू एजुकेट वोटर, वोटर पार्टिसिपेशन भी चाहिए और साथ ही साथ वोटर जागरूक भी होना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए कि पॉलिटिक्स कैसे चल रही है और हम कैसे डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर पाए। तो दिस इज गुड। और जुडिशरी है, वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट हो, एक्सीलेंट। एंड देन दिस इज अ कंक्लूजन। इसमें आगे एक और आर्टिकल है, और दिस एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो है ये बड़े अच्छे आर्टिकल्स वगैरह भी लाती है। इसके कुछ एक इन्फोग्राफिक्स हैं जो मैं शेयर करता हूँ, इनके बड़े अच्छे आइडियाज होते हैं डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट्स। फिर विकास का है, दिस इज एम्पावरिंग विमेन, एजुकेशन से करें, एजुकेटेड विमेन को वर्क में रिप्रेजेंटेशन दें। देन दिस इज सम इंस्टेंसेस हैं दिस स्टेट्स के, अब ये एग्जाम्पल दिया केरला और बिहार का, पॉपुलेशन ग्रोथ है इसको एड्रेस किया। सी, कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो, बेनिफिट्स स्मॉल फैमिली के बताएं, रिलीजियस मेल पोजीशन,
विमेन को एम्पावरमेंट करे। गुड। एजुकेशन, सोशल अवेयरनेस, वेरी गुड। इसको थोड़ा और हम एलैबोरेट कर सकते हैं। देन लेखिका का आंसर है, दिस इज अगेन रियली गुड, एम्पावरिंग विमेन। ये पॉइंट्स हैं जो सोशोलॉजी के हैं, बिकॉज ये प्रश्न कहाँ से आया था, सोशोलॉजी से, और सिलेबस में ये सारे सोशोलॉजी से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, सोसाइटी। तो दिस इज गुड। हमें ना एक्चुअली करेक्ट आंसर वो होता है जो एक्चुअल में डिमांड किया गया है, और डिमांड क्या किया जाता है, जो सिलेबस में लिखा होता है। क्योंकि सिलेबस के जो कीवर्ड्स होते हैं ना, तो जो मॉडल आंसर उनके पास पहुंचेगा, कॉपी जो चेक कर रहा है, वो सिलेबस के विद इन ही होगा। और जो सिलेबस अगर आपके आंसर में दिख गया ना, यू विल फेच गुड मार्क्स। कीवर्ड्स जो सिलेबस के हैं ना, वो आंसर में दिखने चाहिए। तो दिस इज गुड। देन ये है दिस, फिर आपने इसके डिटेल्स बताए, एम्पावर्ड विमेन कैसे होगा, रीजंस भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया, वेरी गुड। हमें ना अभी रूल्स पे बड़ा ध्यान रखना है, जो फ्रेमवर्क हमारा कैसा हो, अप्रोच कैसा हो। कंटेंट पे अभी इतना एम्फेसाइज आप मत, प्रॉब्लम मत लो। कंटेंट आप जैसे जैसे आपका नॉलेज बेस बढ़ेगा ना, आप देखना आपका कंटेंट और रिफाइन होता जाएगा। बट अभी हमें बेसिक्स सही रखने हैं कि प्रेजेंटेशन हम सही से करें, हम पूरे प्रश्न को पढ़ें, साइडवेज नहीं जाएं। ये चीज़ें अभी हमें शुरुआत में करेक्ट हैबिट्स बनानी है, बिकॉज हैबिट्स एक बार खराब बन गई ना, तो फिर आगे चल के बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो दिस इज द टाइम कि यू मेक गुड हैबिट्स। तो दिस इज सलेहा। सलेहा का आर्टिकल है क्रिमिनलाइजेशन पे। आंसर बड़ा अच्छा लिखा है, क्रिमिनलाइजेशन से रिलेटेड बताया, पॉलिटिकल क्राइम्स क्यों होते हैं, पॉलिटिकल, ये जो क्रिमिनलाइजेशन वाला टॉपिक था ना, ये इतना इजी नहीं था लिखना, आपने बड़े सेंसिबली और मैच्योरिटी के साथ लिखा है, विच इज रियली गुड। फिर अर्थशास्त्र बताया और वे फॉरवर्ड बताया। नोटा क्या होता है, आप भी स्कैनर यूज़ करो। सिंपल अगर अपन लिख लेते हैं ना फोटो, तो उतना अच्छा रेजोल्यूशन आता नहीं है, यूज स्कैनर। देन रसेंद्र ने भी दोनों चीज़ बताया। पहले पॉपुलेशन ग्रोथ पे एम्फेसाइज किया सी, पॉपुलेशन ग्रोथ, फैक्टर्स क्या हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के, इंडिया में फर्टिलिटी, TFR रिलेटेड स्टेट्स के एग्जाम्पल, विमेन कंडीशन इन सोसाइटी। अब विमेन एम्पावरमेंट पे आए, चेंजेस पॉपुलेशन ग्रोथ में कैसे हो सकता है, दोनों को लिंक किया। UN डेटा बताया, इंडिया की पॉपुलेशन फिगर बताए। फिर गवर्नमेंट इनिशिएटिव में प्राइम मिनिस्टर मैसेज, मिशन परिवार विकास, कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम फॉर स्टेरिलाइजेशन एंड दिस नेशनल फैमिली प्लानिंग एटसेट्रा। अब आप जैसे आप पर्टिकुलर स्टेट से हो, तो आप अपने स्टेट रिलेटेड डेटा भी ज़्यादा इन्फेसाइज कर सकते हो। गुड, दिस इज डूएबल। और फिर एक कंक्लूजन बताया और SDGs से भी लिंक किया, वेरी गुड। सेकंड जो है वो क्रिमिनलाइजेशन है। इसमें आपने पॉलिटिशियंस, बिहार का एग्जाम्पल दिया, पॉलिटिकल विल। हमें ना एग्जाम्पल्स देने चाहिए, एग्जाम्पल्स देने से एप्लीकेशन आता है, और एग्जाम्पल देने से क्या होता है, कॉपी यूनिक बनती है, क्योंकि हर एक के एग्जाम्पल डिफरेंट होंगे। एनफोर्समेंट, इंटरेस्ट, मनी पावर, फिर क्रिमिनलाइजेशन, फिर दिस डिसीजन बाय सुप्रीम कोर्ट और वेरियस कमिटी। गुड। देन देर इज अ कंक्लूजन एज वेल। तो कंक्लूजन में भी हमें यही ध्यान रखना है कि हम ऑप्टिमिस्टिक हो, हमें गिव अप नहीं करना है डेमोक्रेसी से, गिव अप नहीं करना है पॉलिटिक्स से। हमें ये देखना है कि देर इज अ रे ऑफ होप, वापस करेक्ट हो सकता है, डीक्रिमिनलाइज हो सकता है। इस स्टैंड पे हमें आंसर नोट पे हमें कंप्लीट करना चाहिए। ये नहीं कि हम बहुत पैसिमिस्टिक हो जाएं कि इंडिया का कुछ हो ही नहीं सकता, लाइक दैट, नो। दिस इज वेरी गुड आंसर बाय तपन, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अब आप देखो, एक क्विक बार चार्ट टाइप भी बनाया है, ये भी एक बड़ा अच्छा आइडिया है, सी। देन आंसर एज यूजुअल एक्सेलेंट है। कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल चार्जेस हुआ, दिस इनोसेंट, अंडर ट्रायल बहुत ज़्यादा होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अंडर ट्रायल। प्रिंसिपल ऑफ फ्री फेयर इलेक्शन हो, गुड गवर्नेंस हो, ब्लैक मनी की बात किया, पब्लिक सर्वेंट, सोशल डिसहार्मनी। लुक एट द डायनामिज्म, कितने डिफरेंट एंगल से सोचा है, गुड। फिर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स हैं, EIC के सजेशंस हैं, और फिर कमेटी की बात है, गुड। दमन के आंसर डे बाय डे बेटर एंड बेटर होते जा रहे हैं। सी, पॉपुलेशन ग्रोथ पहले आपने बताया, राइटिंग भी बेटर है और साफ साफ भी नज़र आ रहा है, वेरी गुड। फिर इंडिया का डेटा बताया, पॉपुलेशन रिलेटेड एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। फिर आपने रीजंस बताए पॉपुलेशन ग्रोथ के, चार्ट भी बनाया, डिपेंडेंस, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंट, डिसीजन मेकिंग, विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड। देन देर इज अ कंक्लूजन, ओके। सो दिस इज गुड। NFHS का डेटा भी हम यहाँ पे लिखें, और कुछ इनोवेटिव और जो स्कीम्स वगैरह हैं उससे सजेशंस ड्रॉ करके भी हम लिख सकते हैं। आरती के आंसर्स भी बड़े अच्छे होते हैं।
और क्रिमिनलाइजेशन बताया। फिर वर्किंग गवर्नमेंट, इम्पैक्ट ऑन डेमोक्रेसी क्या आता है क्रिमिनलाइजेशन से, गुड। सोशल डिसहार्मनी, रीजंस बताया, रूट कॉज क्या है और वे फॉरवर्ड क्या है, टू द पॉइंट, शॉर्ट आंसर, वेरी गुड। देन शुभम, शुभम ने बताया थ्रेट ऑफ ओवर पॉपुलेशन क्या है, तो पहले ही बता दिया कि ओवर पॉपुलेशन इज अ डेंजर, तो विमेन एम्पावरमेंट तो करना ही पड़ेगा, गुड। देन हाउ, यहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड बातें बताया, एजुकेशन हो, इंडिपेंडेंस हो, इकोनॉमिकली उनको साउंड करें। देन फिर यहाँ पे अब सी, दिस इज ऑल्सो गुड स्ट्रैटेजी, ऐसे हम एक फ्लो बना सकते हैं कि कैसे साइकिल चलती है विमेन एम्पावरमेंट की, और जो दिस प्रॉब्लम्स हैं उस विशियस साइकिल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। सी, तो ये आर्ट भी हमें सीखना है। हमेशा पता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत कुछ भी नहीं आता है पर वो जितना आता है ना उससे बेटर मार्क्स लाते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत कुछ आता है बट वो अंडर परफॉर्म करते हैं। तो हमें ओवर परफॉर्मर बनना है कि जितना आता है उससे बेटर मार्क्स लेके आएंगे। तो वी हैव टू बी स्ट्रीट स्मार्ट। एम्पावरिंग विमेन से रिलेटेड इन्होंने बड़े अच्छे से सारे फैक्ट्स फिगर्स बताए। आपको जितना भी आता है ना नॉलेज, उसको आपको रियल टाइम पे कन्वर्ज करना, सिलेबस के आसपास लिखना, ये एक आर्ट है जो सीखना पड़ेगा। एजुकेशन एम्पावरमेंट हुआ, देन हेल्थ राइट्स हुए, सेल्फ सफिशिएंसी, सोशल पॉलिटिकल, डेटा, वे फॉरवर्ड, वेरी गुड। फिर शुभम का दूसरा आंसर है पॉपुलेशन रिलेटेड, केरला, बिहार एंड सेल्फ सफिशिएंसी, गुड। सौरभ भी बड़े अच्छे आंसर लिख रहा है। विमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड बताया कि व्हाट डज दिस मीन, द कीवर्ड, एग्जांपल्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, पॉलिटिकल, विमेन पॉलिटिकल, देन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट डिसीजन, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स 8-10 आपको पता होने चाहिए विमेन रिलेटेड, ये बहुत काम आएंगे। 8 से 10 गवर्नमेंट इनिशिएटिव स्कीम्स टिप्स पे याद होनी चाहिए। ऐश्वर्या के आंसर बड़े अच्छे होते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में बताया, फिर मीनिंग बताया, ग्रोथ रेट क्या है। हर जो प्रश्न का कीवर्ड है ना उसको अच्छे से देखना चाहिए। जैसे यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में लिखा था, कंट्रोल करना था, और कंट्रोल करने के लिए एम्पावर करना पड़ेगा विमेन को, वो चाबी है। मतलब इधर से ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। देयर इज ओनली वे कि एम्पावरिंग विमेन टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ, तो मीनिंग है। फिर आपने पॉपुलेशन ग्रोथ रिलेटेड डेटा बताया। फिर मेन एंड विमेन प्ले अ रोल, अब सी, दिस इज अ गुड लाइन। हमें दोनों इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि विमेन एम्पावरमेंट कर रहे हैं तो मेन का हम डिसरिगार्ड करने लग जाए, नो, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड बोथ का इक्वल इंपॉर्टेंट से होना चाहिए। देन अफेक्टेड बाय लैक ऑफ एम्पावरमेंट, डिफाइन किया अब विमेन एम्पावरमेंट को, तो दिस इज रियली गुड, हम कीवर्ड्स को डिफाइन कर रहे हैं। सेल्फ एस्टीम, डिसीजन, सेल्फ कैपेसिटी, इंडिपेंडेंस, एम्पावर, हेल्थ केयर बताया, कोविड का भी हम एक लेयर डाल सकते थे, एनएफएचएस का डेटा ऐसे सेपरेटली बताया, गुड। एंड देन देयर इज अ कंक्लूजन ऑन पॉजिटिव नोट। इंद्रानीज आंसर इज रियली गुड। यहाँ पे शुरुआत ही हमने डेटा से किया, इंडिया का डेटा, दिस अबाउट पॉपुलेशन, फिर विमेन एम्पावरमेंट के मायने क्या हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कॉन्स्टिट्यूशनल, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, सेल्फ सफिशिएंसी, इंडिपेंडेंस, वंडरफुल। देन दिस इज अ कंक्लूजन, वेल डन। वर्षा ने हिंदी में बड़ा अच्छा लिखा, बालिका और महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, कानूनी स्तर पे सुधार करना जरूरी है। विकासशील देशों की जनसंख्या का एक डेटा लिखा, परिवार नियोजन कार्यक्रम के बारे में बताया, और ये एक पॉपुलेशन के फिगर्स भी बताए। फिर यूपी और ऐसे कुछ राज्यों के एग्जाम्पल्स दिए, और फिर फाइनली निष्कर्ष निकाला कि हमें महिला सशक्तिकरण क्यों करना जरूरी होगा, कॉन्ट्रासेप्टिव्स एटसेट्रा यहाँ पे मेंशन किया, गुड। सो दीज आर आंसर्स जो आपने कल लिखे। यू आर डूइंग सो वेल, कीप अप विद दिस मोमेंटम, विद इन 2 weeks 1 month ऑफ टाइम यू विल सी ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट, मार्क माई वर्ड्स, ओके। जस्ट गिव अप नहीं करना है, वो खरगोश नहीं बनना है, बिकॉज यूपीएससी प्रिपरेशन में जो 95% जनता होती है ना, उसका सिलेक्शन इसीलिए नहीं होता क्योंकि वो दिस रैबिट होता है, इंटेलिजेंट है, सब है उनके पास एग्जाम निकालने का, बट जब तक पढ़ोगे नहीं, डिसिप्लिन नहीं होगे तो कैसे सिलेक्शन होगा। सो डिसिप्लिन, रेगुलरली डेली पढ़ना इज अ मस्ट। सो आज अब ये सवाल तैयार करिए, सून इस वीडियो को लंबा भी हो रहा है, आई विल सेपरेट दिस डिस्कशन, आंसर डिस्कशन इन सेपरेट वीडियो, गिव मी अ कपल ऑफ डेज टाइम। अब जो नेक्स्ट है वो है जेवर टू बी लॉजिस्टिक्स गेटवे फॉर नॉर्थ, बिकॉज वीडियो लंबा होता है ना तो वीडियो एडिटिंग बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, हैंग होने लग जाता है। सो विल कट इट शॉर्ट और इसको सेपरेट कर देंगे।
सो लॉजिस्टिक्स गेटवे फॉर नॉर्थ है दिस जेवर, दिस नया एयरपोर्ट। तो ये कैटलिस्ट होगा, वेस्टर्न यूपी में इंडस्ट्रीज भी आएंगी। एक्सेलेंट। तो यहाँ बेसिकली यही भूमिका बनाई है कि जो एयरपोर्ट डेवलपमेंट है उससे अलाइड डेवलपमेंट कैसे होगा। ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं ना, ग्रोथ पोल, ग्रोथ हब, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। अब जो मेंस भी आप लिख रहे हो ना, तो मेंस में भी स्टैटिक पार्ट लिखो बट साथ ही साथ एप्लीकेशन पार्ट लिखो, बिकॉज स्टैटिक तो सब वही लिखेंगे, एप्लीकेशन लिखने से ना वो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। एप्लीकेशन, airport will help small farmers export perishable commodity, vegetable, fruits, MSME early access to international this market through जेवर। वंडरफुल। तो इससे क्या हो रहा है, हमने वो ट्रायंगल भी पढ़ा था, वेबर्स ट्रायंगल इंडस्ट्रियल लोकेशन का, तो यहाँ पे बेनिफिट होगा। हब विल प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफ्रा होगा, जैसे आर्टिसंस हैं खुर्जा के, मेरठ में क्या है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, फर्नीचर इंडस्ट्री सहारनपुर की है, ब्रास इंडस्ट्री मुरादाबाद की है, फुटवेयर इंडस्ट्री आगरा की है। इंडस्ट्रीज और उनकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटेड डाउन, ये सारे एग्जाम्पल्स याद करिए। तो इससे हिंटरलैंड का एक्सेस भी होगा, जैसे हमारे कोस्टल स्टेट्स हैं ये तो बड़े फायदे में होते हैं बिकॉज इनके पास सी है, बट जो हिंटरलैंड है, जो लैंडलॉक्ड है, उनको डिफिकल्टी आती है, तो वहाँ ऐसा एयरपोर्ट होना अच्छी बात है। तो देर इज़ अ प्लान टू डेवलप मल्टी मॉडल हब। मल्टी मॉडल हब मतलब जैसे ट्रांसपोर्ट मेट्रो से हो रहा है, फिर रोड से हो जाएगा, फिर वाटरवे भी होगा, तो ये मल्टी मॉडल है। मल्टी मॉडल हब फॉर जेवर एयरपोर्ट। तो रेल लिंक है, मेट्रो लाइन है, यमुना एक्सप्रेस वे है, वेस्टर्न पेरिफेरल रेलवे भी आ गई, ईस्टर्न पेरिफेरल भी आ गया, तो इससे यूपी हरियाणा इधर काफ़ी फायदा होगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से भी ये कनेक्ट होगा। द पॉइंट इज लॉजिस्टिक्स बेटर होंगे और ये जो इंफ्रा डेवलप होगा उसका रिपल इफेक्ट होगा ओवरऑल, इस पूरे एरिया में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में स्पीड आना चाहिए, लॉजिस्टिक्स इंप्रूव होगा। क्योंकि गति शक्ति का भी जो वीडियो हमने देखा था उसमें क्या देखा था, इंडिया में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, 12-13-14% हो जाती है, तो इसको कम करना है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स 6-7% तक। तो जेवर टू बी लॉजिस्टिक्स गेटवे फॉर नॉर्थ। तो हमें ऐसे अप्रोच करना चाहिए कि कोई एक प्रोग्राम बन रहा है तो हमने ऑब्जेक्टिवली देखा इससे इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट होगा, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होगा, एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा, पॉलिटी पे क्या इम्पैक्ट होगा। वी नीड टू थिंक इन दिस डायरेक्शन सिलेबस के विद इन। अब जो नेक्स्ट है वो है एमजी नरेगा। ये भी हमने बहुत बार पढ़ा है। एमजी नरेगा 100 डेज पेड एम्प्लॉयमेंट होता है, 5 किलोमीटर रेडियस में। राइट टू वर्क है कि अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो आपको भत्ता मिलेगा, और नॉन स्किल्ड वर्क मिलता है हर 18+ फैमिली के मेंबर को। तो प्रॉब्लम ये है इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई और जितना इसमें फंड एलोकेशन था वो कम हो गया, तो एक्स्ट्रा एलोकेशन है 10,000 करोड़ का। कोविड-19 के कारण लोगों को फाइनेंशियल डिफिकल्टी भी आई थी, इसीलिए एमजी नरेगा की डिमांड बढ़ गई थी। अब ये किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर। इसमें क्या होगा, अनस्किल्ड वर्क होता है, जैसे कैनल्स बनाने लग गए, रोड से रिलेटेड कुछ हो गया, कच्ची सड़क वगैरह। तो अब इनके जो पेमेंट है, वेजेस, मटेरियल भी खरीदना है, वो टाइमली होगा। दिस इज देयर। इफ यू डोंट अग्री विद द ऑथर डोंट रीड द बुक, ये आगे स्टेटमेंट है। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। ऑलराइट, दिस एंड दिस। देन जो नेक्स्ट है वो है सबमिट डिटेल करो एफिडेविट का लेटेस्ट स्टेटस ऑफ राइट्स केस, हाई कोर्ट ने बताया। इफ यू डोंट अग्री विद द ऑथर डोंट रीड द बुक, इट इज एज सिंपल एज दैट। स्पेशल कैंप है मतदाता सूची का, दिल्ली गवर्नमेंट वोटर उत्सव मन रहा है, वोटर उत्सव रजिस्ट्रेशन करा है, जो नए नए 18 हुए हैं ना, गो गेट रजिस्टर्ड योरसेल्फ इन वोटर दिस कार्ड, वोटर लिस्ट। ड्राइवरलेस ऑपरेशन लॉन्च हुआ दिस शिव विहार टू मजलिस पार्क पिंक लाइन, ह्यूमन इंटरवेंशन। अब ये भी एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, ड्राइवरलेस। जैसे टेस्ला वगैरह की कार है वो ऑटो पे चलती है, ऑटो पायलट, तो ऐसे ही ड्राइवरलेस है ये मेट्रो। गवर्नमेंट ने बैन किया कंस्ट्रक्शन एयर क्वालिटी का, क्योंकि एयर क्वालिटी ड्रॉप हो गई है वेरी पुअर जोन पे। यमुना तो प्रॉब्लम है ही यहाँ पे, इसको कैसे क्लीन किया जाए इसका कोई सवाल का आंसर ही नहीं है हमारे पास। देन दिस इज देयर। अब ये बात है जो इंडियन आईटी इंडस्ट्री है, इंडियन आईटी इंडस्ट्री ह्यूज एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है और इंडिया को एक ब्रांड भी बना दिया है पूरे वर्ल्ड में एज अ टेक्नोलॉजी पायोनियर। तो इसमें आईटी का अनपैरेलल कंट्रीब्यूशन है। तो ये हैं फादर ऑफ इंडियन आईटी श्री फकीर चंद कोहली जी।
तो इनको यहाँ पे इनकी फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी ऐसे याद किया जा रहा है। आईटी इंडस्ट्री। देन दिस इज जेवर टू बी लॉजिस्टिक्स गेटवे फॉर नॉर्थ होगा। देन ये एक और समस्या है हमारे यहाँ, वॉन्डरिंग कैटल टू कॉस्ट देयर ऑनर्स डियर। हम रोड्स पे जा रहे हैं, कई बार सीवियर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं बिकॉज कोई स्ट्रे एनिमल रास्ते में अचानक आ जाता है। तो यहाँ अकाउंटेबिलिटी किसकी सेट की जाए? जो कैटल का ऑनर है उसको भी यहाँ पे पेनल्टी लगेगी अगर वो अपने कैटल्स को ऐसे ही स्ट्रे छोड़ देंगे। तो अनरिस्ट्रेन्ड मूवमेंट है, मोटरिस्ट, कई बार बहुत सीवियर एक्सीडेंट्स होते हैं, हम वीडियोस देखते हैं कि अचानक सामने कोई कैटल आ गया और एक्सीडेंट हो गया। तो वॉन्डरिंग कैटल टू कॉस्ट देयर ऑनर्स डियर, इस पे भी एक व्यू पॉइंट हमारा होना चाहिए। देन दिस इज पॉलिटिकल फर्स्ट एडिटोरियल। सेकेंड इज मेजरिंग प्रोग्रेस। ये जो NFHS 5 जो सेकेंड सर्वे का डेटा आया है, थोड़े ही दिनों में हम इस पर एक डिटेल में आंसर राइटिंग करेंगे। फॉर नाउ लेट्स जस्ट गेट फैमिलराइज इजीली। तो lessons of NFHS 5 must be used to improve social and development indices. social and development indices, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बेटर करें। अब ये जो है नेशनल दिस फैमिली हेल्थ सर्वे, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने डेटा रिलीज किया है। इसका जो फेज 1 था वो लास्ट ईयर दिसंबर 2020 में देखा था। फेज 2 का डेटा अभी रिलीज हुआ नवंबर 2021 में। टोटल 131 इंडिकेटर्स हैं, उसके हिसाब से ये डेटा आया है। अब कुछ इसमें फाइंडिंग्स हैं, जैसे TFR मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 जो होता है वो रिप्लेसमेंट होता है, ये डिक्लाइन हुई है 2.0। मतलब पॉपुलेशन हमारी ऐसा माना जा रहा है 2050-60 तक पीक होगी, उसके बाद पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी हमारी 1.6 बिलियन 7 बिलियन तक पहुंचेंगे, फिर पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी। और एक दूसरा आर्टिकल समटाइम्स बैक हमने पढ़ा था कि पॉपुलेशन हमारी अंडर 1 बिलियन हो जाएगी बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। तो ये TFR है। इम्यूनाइजेशन जो है, मिशन इंद्रधनुष ने अच्छा काम किया है। इंस्टीट्यूशनल बर्थ बड़े हैं, बट स्टंटिंग, वेस्टिंग, न्यूट्रिशन, एनीमिया, इसमें हमको कुछ ज़्यादा बहुत सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस नहीं हुआ। रेडिकल इंप्रूवमेंट हुआ है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ में, सेक्स रेशियो बेटर हुआ है, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स भी आए हैं। ब्लड शुगर, हाइपरटेंशन, इस टाइप की चीज़ें जो लाइफस्टाइल डिसीजेज हैं वो भी मॉनिटर करने की कोशिश की गई। तो सर्वे के जो इंडिकेटर्स और पैरामीटर्स हैं वो भी टाइम टू टाइम चेंज होने चाहिए। इनपुट्स ऑन मैरिज, फर्टिलिटी, फैमिली प्लानिंग, एजुकेशन, हेल्थ सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय दिस NFHS। ये NFHS रिपोर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे बड़े डिटेल पे अभी हम बात करेंगे। और अभी भी बात है कि जो इक्विटेबल एक्सेस है सर्विसेज का वो नहीं मिल रहा है। एक और हाईलाइट ये है इस सर्वे का कि पहली बार जो जेंडर रेशियो है, तो मतलब विमेन पर 1000 मैन ज़्यादा है, रिकॉर्डेड मोर विमेन पर 1000 मैन। बट अभी इसमें टाइम लगेगा, इसको हम सेंसस इससे रिप्लेस नहीं कर सकते। जो सेंसस 10-10 साल का डेकेडल होता है वो ज़्यादा लैबोरेट होता है, ज़्यादा उसमें डेटा होता है, बड़ी ह्यूज स्केल पे वो एक्सरसाइज होती है। NFHS जो होता है ना, ये क्विक डेटा बताता है, बट NFHS जो होता है वो भविष्य का एक ट्रेंड सेट कर रहा है कि आने वाले टाइम पे अभी डेटा किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो बाकी 2021 का जो सेंसस होगा वो उसका डेटा तो रेगुलर टाइम पे अभी आएगा। विल रेफर टू दैट कि हमारा सेक्स रेशियो कैसे चेंज हुआ, क्या चेंजेस हुए पॉपुलेशन एंड ऑल में। बट NFHS इज एन इंडिकेटर कि हमारी पॉपुलेशन डेमोग्राफी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो दिस इज देयर NFHS डेटा। अब जो दिस है, हैविंग एन ईयर टू द ग्राउंड इन पंजाब, ये पॉलिटिकल है। सेटिंग द टोन एट ग्लासगो, द जॉब अहेड इन दिल्ली। यहाँ जो बात है ना, रेगुलर टॉक्स हैं। ग्लासगो की जो भी बात आए COP26, उसमें हमें बस वो 5 बातें याद रखनी है जो प्राइम मिनिस्टर ने ये 5 बातें बोली थी कि 2070 तक नेट न्यूट्रल होंगे, लाइक दैट। बाकी जो है उसमें कि इंडिया पे ब्लेम कर रहे हैं कि हमने जो कोल है, कोल को हमने फेज्ड डाउन की जगह हमने ग्रेजुअली उसको एलिमिनेट करने की बात किया। ये सब हम सब्सटेंशियल नहीं है, हमारे मिनिस्टर ने भी इसको डिस्कार्ड कर दिया है। इंडिया अपना ड्यूटी प्रॉपरली किया है। इंडिया का जितना कैपेसिटी है, ग्रोथ पोटेंशियल है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया ने इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस के थ्रू भी वंडरफुल एफर्ट्स डाले हैं क्लाइमेट चेंज को बैटल करने में। अब यहाँ जो स्पेशली बात है वो ई-व्हीकल का यूज़ बढ़े, डिजिटल इकोनॉमी हो, सस्टेनेबिलिटी रखना ज़रूरी है रिन्यूएबल एनर्जी में। बाकी रेगुलर टॉक है, G7 का प्रेमेसी नहीं होगा, इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है, कंजम्पशन हमें कट करना पड़ेगा, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल
कंजम्पशन पैटर्न को शिफ्ट करें, कार्बन इंटेंसिव कम करें, कार्बन फुटप्रिंट्स कम करें, डिमांड जो है अननेसेसरी कंजम्पशन उसको कम करें, ई व्हीकल्स को बढ़ाएं, और इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करें वेल्थ का, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो यहाँ हम CBDR का कॉन्सेप्ट कंटिन्यू रखेंगे, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेवलप्ड कंट्रीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है और उनको पैसे देने की भी ज़रूरत है। तो ये रेगुलर टॉक्स हैं ग्लासगो एंड द जॉब अहेड इन दिल्ली। इज द क्रिप्टो एसेट बूम सस्टेनेबल? अब ये भी क्या होता है, स्पेकुलेशन होता है, ऐसा होगा नहीं होगा। अभी एक हफ्ते पहले दूसरी बातें हो रही थी, गवर्नमेंट ने बोला हम बिल ला रहे हैं और सारे प्राइवेट क्रिप्टो को बैन कर देंगे। अब सी नैरेटिव चेंज हो गया। सो स्पेकुलेशन पे ना हमारे कॉन्टेक्स्ट में हमें बहुत ज़्यादा ड्वेल नहीं करना चाहिए, बिकॉज क्रिप्टो एसेट बूम सस्टेनेबल होगा या नहीं होगा, लेट अस सी। पूरे जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो इतना फेवर करते नहीं है प्राइवेट अनरेगुलेटेड करेंसी को। कल ही हमने देखा इनका कोई बेस नहीं है, इनके पास कोई, इन्होंने जैसे गोल्ड का कोई गारंटी नहीं है, ये जस्ट एक हाइप है। और कुछ एक प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो फॉर प्रॉफिट कंपनीज चलाते हैं, उनके ट्वीट्स पे अगर ये करेंसी ऊपर नीचे हो रही है देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। एनी डे अगर कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट पे बैठा इंसान है, उसका रिलायबिलिटी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होगा बजाय किसी प्राइवेट कंपनी के किसी पर्सन पे। तो जो RBI के शक्तिकांता दास साहब बोल रहे हैं, इनकी बातों में ज़्यादा वजन है बजाय किसी दिस ट्विटर के। सो द क्रिप्टो एसेट बूम सस्टेनेबल। तो हम यही एक्शन लेंगे जो गवर्नमेंट ने लिया है कि वी आर फॉर दिस टेक्नोलॉजी, वी आर फॉर दिस कॉन्सेप्ट, ये जो नए फॉर्म ऑफ करेंसी हो रही है, बिकॉज करेंसी भी इवॉल्व होती है। पहले आपने देखा था हम बार्टर सिस्टम करते थे, फिर हमारी क्या हुई, गोल्ड आने लग गया, फिर हमने टोकन करेंसी स्टार्ट किया, फिर हमने दिस रुपी टाइप प्रिंटेड करेंसी आने लग गई, नोट पे लीगल टेंडर हो गए, फिर डिजिटल करेंसी आने लग गई, प्लास्टिक करेंसी आने लग गई। तो करेंसी इवॉल्व होती है, बट द पॉइंट इज देयर हैज़ टू बी सर्टेन रेगुलेशन, सर्टेन बैकिंग, ताकि बहुत सारे जो गलीबल पीपल हैं जो इतना अवेयर नहीं है, उनका यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो और कंट्री की इकोनॉमिक सोवरेनिटी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। सो दिस इज क्रिप्टो एसेट बूम सस्टेनेबल। हंगर एब्सेंट था NFHS डेटा में। ऑन द ड्रॉ ये है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS वेला जॉइंस नेवी। वेला का मतलब क्या होता है, ये एक स्टिंगरे फैमिली की फिश है जिसके नाम पर इस वेला को रखा है। तो हम ब्लू वाटर नेवी टाइप बनना चाहते हैं एंड दिस INS वेला। अब आज की डेट में नेवी के पास 16 कन्वेंशनल सबमरीन है, एक न्यूक्लियर सबमरीन है, 8 रशियन किलो क्लास है, ये कैटेगरी होती है सबमरीन की, 4 जर्मन है, 4 फ्रेंच स्कॉर्पियन सबमरीन है और एक इंडिजीनस है जिसका नाम है INS अरिहंत, ये न्यूक्लियर है। तो वेला आ रही है। प्रोजेक्ट 75 के थ्रू भी हमने काफ़ी सारी दिस फ्रेंच की हेल्प से मझगांव डॉक में सबमरीन बनाने की कोशिश की है। नेवी का प्रोजेक्ट 75, अभी कुछ नाम है इसमें, INS कलवरी है, INS खंडेरी, INS करंज, INS वागेर, INS वागशीर, ये सब प्रोजेक्ट 75 फ्रेंच के साथ कोलैबोरेट करते हुए हमने मझगांव डॉक में सबमरीन्स बनाई है। अब जो नेक्स्ट स्टेज आएगा ना, अब हम इंडिजीनस बनना चाहते हैं कंप्लीटली सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग में, और न्यूक्लियर की तरफ हम ज़्यादा जाना चाहते हैं, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। तो दिस इज़ गुड। सबमरीन्स जो होती है ना, इंडियन ओशन का जो स्ट्रैटेजी है हमारी, और इंडियन ओशन का जो टोपोग्राफी है, ओशन टोपोग्राफी, उसमें सबमरीन वॉरफेयर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्रेडिबल है। तो हमें सबमरीन में स्टेल्थ एंड स्ट्रेंथ बनाए रखना चाहिए। INS वेला। देन चाइना प्रोटेस्ट किया हमारे CDS का कमेंट ऑन सिक्योरिटी थ्रेट। और ये जो नेक्स्ट है वो है NFHS से विमेन आउट नंबर मेन। तो ये जो डेटा आया है, दिस नंबर विमेन का पर 1000 मैन में ज़्यादा है, 1020 विमेन है फॉर 1000 मैन। तो यही बात पहले भी हमने कहा, डेकेडल सेंसस ऑफिशियल होता है, जो 10-10 साल का सेंसस होता है। इंडिया में सबसे पहले सेंसस कब स्टार्ट हुआ, किस ईयर में हुआ, टेल, किस गवर्नर वाइसरॉय के टाइम पे हुआ, टेल। तो ये डेकेडल सेंसस है, तो इसका ज़्यादा वाइडर होता है, ये ऑफिशियल होता है। NFHS जो होता है ना, एक स्मॉलर फॉर्म होता है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है और ये पॉइंटर टू द फ्यूचर होता है। बट जो पॉइंटर है वो अच्छा दिख रहा है कि नंबर्स इंप्रूव हुए हैं, बट अभी मच टू बी डिजायर्ड। अभी इसमें भी रीड इन बिटवीन द लाइंस देखें तो ये नंबर बड़े हैं 1020, बट अभी मच टू बी डिजायर्ड।
TFR जो है वो लेस देन 2 आएगा। पॉपुलस कंट्री इंडिया बनेगा ही बनेगा 1.8 बिलियन। तो ये NFHS का डेटा है। सेंटर नए मोड्स कर रहा है, एनीमिया का प्रॉब्लम हुआ है, न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे यहाँ। अब बायलैटरल इश्यूज जो होते हैं ना वो ग्रुपिंग्स में नहीं उठाए जाते हैं। अब SCO में बहुत सारे कंट्रीज हैं। SCO में क्या ईरान SCO का मेंबर है या नहीं, यस और नो? तो दिस इज SCO के सारे मेंबर्स बताइए अब। तो इसमें अगर बायलैटरल इशू आते हैं तो हमारे जयशंकर साहब ने कहा दिस इज नॉट राइट। इंडिया विलिंग टू सप्लाई जैब्स टू कंट्रीज, मिनिस्ट्री ने इशू किया एक नया वेरिएंट का थ्रेट है। CBI के ऑफिशियल्स अब इंटरपोल पैनल के डायरेक्टर, स्पेशल डायरेक्टर प्रवीण सिन्हा जी, दिस CBI ऑफिशियल इलेक्टेड टू इंटरपोल पैनल। अब यहाँ कम्युनिटी किचन की बात है, फूड सिक्योरिटी, बेटर कनेक्टिविटी विद बांग्लादेश। चैनल, ये इंग्लिश चैनल है, UK और फ्रांस को सेपरेट करता है। तो यहाँ अभी टेंशन चल रहा है अगेन माइग्रेंट्स के कारण। US शुड नॉट हैव एनी इल्यूजन अबाउट ताइवान। अब सी चाइना का जो लैंग्वेज है ना वो दिनों दिन बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता जा रहा है और वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करने की बात करता है आजकल US से, पहले नहीं करता था। और अभी चाइना जैसे रिचेस्ट कंट्री ऐसा कुछ भी न्यूज़ आ रहा था। तो चाइना का जो हमने 3 डॉक्ट्राइन पढ़ा ना, तो शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन जो मिलिट्री माइट है उसकी तरफ चाइना बढ़ रहा है, ताइवान को वो हड़पना चाहता है। रशिया पुट्स इनटू ऑर्बिट क्लासिफाइड मिलिट्री सैटेलाइट। अब रशिया का अलग दिस स्पेस एंटी मिसाइल इसमें इन्वॉल्व है। स्पेस और ओशियन ना ग्लोबल कॉमन्स है, ग्लोबल कॉमन्स। और नेक्स्ट बिग थिंग है स्पेस और ओशियन। लैंड क्योंकि ऑलरेडी वी हैव कॉन्कर्ड। ऑस्ट्रेलिया सेंड्स ट्रूप टू सोलोमन आइलैंड। चाइना अब नॉन कमिटल। अब सी डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है यूएस ने इनिशिएटिव लिया कि जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व है उसको रिलीज करें, बिकॉज ओपेक पहले ही यूएस की बात नहीं मान रहे, प्रोडक्शन रैंप अप नहीं कर रहे हैं। तो अब चाइना भी नॉन कमिटल है टू US ऑयल रिलीज। सो दिस इज वन न्यू डेवलपमेंट। ITC नेसल स्प्रे की बात है। BMW भी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाएगा। अमेजॉन एंड कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। कल श्रेयस और जडेजा ने अच्छा खेला। और दिस इज नडाल अभी नहीं है, ये है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। मिल्क रिवॉल्यूशन। देन दिस इज टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, एक नया वेरिएंट आ गया है। हाई बट ट्रू मोर्टैलिटी है। चाइनीज फर्म्स को बैकलिस्ट करना है। लिकर सेल्स सोर और T20 व्यूवरशिप बढ़ी है। अब फिर से वही बात है, अनसर्टेनिटी अराउंड क्रिप्टो करेंसी, क्या होगा क्या नहीं होगा। गवर्नमेंट तो ये बिल लेके आ रही है, ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। तो अब हम ऑफिशियल डिजिटल करेंसी लाएंगे इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है उसको बैन करेंगे। टेक्नोलॉजी को हम फेवर करते हैं, टेक्नोलॉजी जो है इसकी उसको प्रमोट करेंगे। और इलीगल हो जाएगा क्या, ये सब बातें हैं, लेट अस वेट अभी क्या होता है नेक्स्ट। अभी थोड़े दिनों में बिल आने वाला है। डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग ऑफ इंडिया, यह ये बात है पिछले कुछ टाइम से इंडिया पे चार्जेस लगते हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी ऑन डिक्लाइन है। तो एक थिंक टैंक है स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, तो इसने एक रिपोर्ट निकाला और उसमें ये बताया कि इंडिया में डेमोक्रेसी इज ऑन डिक्लाइन। अब बात करते हैं ओइंग अप टू क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स, जैसे हम आपने ये आंसर्स में भी लिखा ना, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वंडरफुल वर्क कर रहे हैं ये डीक्रिमिनलाइजेशन करने का पॉलिटिक्स को। तो ये ज़रूरी भी है, पॉलिटिकल पार्टीज लीडरशिप हो। अभी जैसे फरवरी में ही ये हमने न्यूज़ में देखा था कि आपने एक कैंडिडेट को चूज़ किया, जैसे एक पार्टी A है, उसने बोला ये पर्सन B मेरी तरफ से कैंडिडेट है और चुनाव लड़ेगा, तो आप ये भी बताओ कि आपने उस B को किस क्राइटेरिया के कारण सेलेक्ट किया। बिकॉज चुनाव में प्रैक्टिकलिटी आ जाती है, ये देखा जाता है कि विनेबिलिटी है या नहीं है, पर्सन बहुत अच्छा है बट वो चुनाव जीतने जैसा है या नहीं है। तो बहुत सारे दूसरे एंगल्स भी आ जाते हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स के एंड ऑल, तो उससे डेमोक्रेसी डिफीट होती है, इलेक्शन प्रोसेस कॉम्प्रोमाइज होती है। तो ये बड़ा अच्छा जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का कि आप मतलब एक्सप्लेन करो, जो आपने सेलेक्ट किया है कैंडिडेट को उसको एक्सप्लेन करो कि आपने इस कैंडिडेट को क्यों सेलेक्ट किया, जबकि इस पे इतने सारे चार्जेस हैं, ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, लाइक दैट। तो दिस इज गुड, इससे काइंड ऑफ मोरल प्रेशर आता है। तो दिस इज ऑल्सो वन आइडिया जो हमें आंसर में लिखना था। February 2020, सिलेक्शन ऑफ इलेक्टोरल कैंडिडेट विद क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स अगेंस्ट देम, रीजंस बताओ पब्लिक में कि आपने ऐसा क्यों किया। फिर सर्वे आफ्टर सर्वे शो कि पीपल अनहैप्पी है क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस में, और बिकॉज उसमें एक क्रिमिनल वायरस गवर्नेंस में आ गया है। विजिलेंट हो,
मिसयूज ऑफ मनी, गिफ्ट्स, अदर इंड्यूसमेंट्स होते हैं इलेक्शन में। साल भर काम नहीं है, एक दिन पहले आके वोटर्स को बोला जाता है आपको रेफ्रिजरेटर दे देंगे, फ्री में ये दे देंगे, और वोटर अपना जो वोट है उसको सेल कर देता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ब्राइब चलती है यहाँ पे। तो प्रॉब्लम ऐसा है ना कि जो हमने पहले भी बोला, पहले था जैसा राजा वैसी प्रजा, बट अब प्रजा जैसी होती है राजा भी वैसा होता है, बिकॉज प्रजा ही राजा को चूज करती है। सो वोटर एजुकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे वोटर्स होंगे, वोटर्स पार्टिसिपेट भी करेंगे और करेक्ट वे में अपना वोट कास्ट करेंगे, वैल्यूज बेस्ड, देन ओनली हम ट्रू सेंस में पॉलिटिक्स को बेटर बना सकते हैं। प्लस पॉलिटिक्स में भी अच्छे लोगों की ज़रूरत है। इतने सारे लोग हैं जो चाहते हैं हम दिस गवर्नमेंट जॉब, दिस एंटरप्रेन्योरशिप, दिस एंड दैट। हाउ मेनी थिंक कि हम पॉलिटिक्स में जाएं और कुछ अच्छा काम करें लाइक दैट? व्हाई? तो पॉलिटिक्स में भी अच्छे लोगों के आने की दिस हमें वी शुड फैसिलिटेट देम। अब जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन डे है आज, तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मना रहे हैं। इससे रिलेटेड ये क्विज है, ट्राई टू आंसर ऑल दीज 5 क्वेश्चंस। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन डे। कॉन्स्टिट्यूशन डे हम क्यों मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे हम इसलिए बनाते हैं बिकॉज प्रीएम्बल में लिखा है, प्रीएम्बल में इसी दिन 26 नवंबर 1949 हमने ये बात कहा था। अब ये जो प्रीएम्बल है ना, प्रीएम्बल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रीएम्बल एक आईडी है, एक आईडी है हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रीएम्बल कई बार हेल्प करता है टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, सो प्रीएम्बल इज इंपॉर्टेंट। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. This is the ID of our India Constitution. तो बाबा साहब ने भी बोला था, good Constitution may be if those who are implementing it are not good, it will prove to be bad. तो again मुद्दा कहाँ पे आता है? लोग कैसे हैं? However bad a constitution may be, if those implementing it are good, it will prove to be good. So we need to educate people. We need to educate people. So आज का जो दूसरा सवाल है वो है, प्रिपेयर अ नोट ऑन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इससे रिलेटेड आप पॉलिटी लिखो कि प्रीएम्बल को नेहरू जी ने जैसे लाए थे तो किस बेसिस पे लाए थे, फिर क्या बात हुआ, शॉर्ट एंड फॉर्म था, इसके जो कीवर्ड्स हैं वो क्या होते हैं, प्रीएम्बल को हम अपडेट कर सकते हैं या अमेंडमेंट्स आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, लाइक दैट। ये सब इसका पॉलिटी भी बताओ, सारे शब्दों को भी लिखो, एंड व्हाई डू वी कॉल इट द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो टुडेज क्वेश्चन इज ऑल अबाउट प्रीएम्बल। लर्न एज मच एज यू कैन अबाउट प्रीएम्बल एंड राइट इट डाउन। अब देखो ऐसे आता बहुत कुछ है, बट जब तक खुद से नहीं लिखते हैं ना तब तक वो चीज़ सेटल नहीं होती है। सो दैट इज वाई आप लिखो, आप इस प्रीएम्बल को ही एक बार लिखो पूरा अच्छे से A4 साइज में, और कॉपी इस A4 साइज को टेबल के सामने ऐसे लगा रहा। आप देखना आपको बहुत सारे शब्द समझ में आएंगे और एक अलग ही अंडरस्टैंडिंग आएगी। सो दैट इज वाई डू राइट। जब तक लिखेंगे नहीं तब तक वो चीज लिखने के बाद ही समझ में आती है। सो ट्राई टू राइट। ओके, सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन फॉर टुडे। सो दिस इज सेकेंड क्वेश्चन, और जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था अबाउट दिस GST रिलेटेड challenges and issues. So ये तो था आज का न्यूज़पेपर. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.